मेरा नाम निधि है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी होने जा रही थी और मेरी शादी भी एक ऐसे परिवार में होने वाली थी जहां पर भगवान की कृपा से सब कुछ था। क्योंकि मैं जिस लड़की की पत्नी बनने वाली थी उसने खुद मुझे पसंद किया था। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, मगर जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी उसका दिल मुझ पर आ गया था। वो मुझे पसंद करने लगा था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक ऐसे परिवार में होने जा रही है जहां पर मुझे बहुत मान सम्मान दिया जाएगा। और जब मेरी शादी का दिन आया तो मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। आखिरकार मुझे भी तो उस लड़की से प्यार हो गया था जिसने मेरे लिए अपने घर वालों को मनाया था और इतने सारे लोगों के साथ बारात लेकर मेरे घर आया था। शादी होने के बाद विदा होकर जब मैं अपनी ससुराल गई तो ससुराल जाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरा पति मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, मगर ना जाने क्यों मुझे उस समय अपने पति से कोई बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। कहने को मेरी शादी की पहली रात थी और शादी की पहली रात हर लड़की के लिए बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे साथ तो शादी की पहली रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि मैं अपने पति से बातें करते करते ही बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है क्योंकि मैं अनाथ थी। मुझे मेरी मासी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने मेरी परवरिश भी अच्छे तरीके से की थी। मुझ में और अपनी बेटियों में कभी भेदभाव नहीं किया था। लेकिन वो मेरी सगी मासी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपनी माँ के बारे में ही नहीं पता था मेरी माँ कौन थी। मासी भी तो एक माँ की तरह ही होती है और मासी ने मुझे वैसे भी अपनी बेटी की तरह पाला था। जब मैं 8 साल की हुई तो मासी ने मुझे बताया था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हालांकि उनकी पहले से ही 3 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। मैं उन्हें अस्पताल में मिली थी। मासी पहले नर्स की नौकरी किया करती थी। जिस अस्पताल में वो नौकरी करती थी वहां पर एक शादीशुदा कपल आया था जिसमें औरत गर्भवती थी और डॉक्टर को उसकी डिलीवरी करनी थी। वो आदमी अपनी पत्नी को एडमिट करने के बाद कहने लगा कि मैं अपने परिवार वालों को बुलाकर लाता हूँ, मगर ना जाने वो इंसान कौन था। उसकी पत्नी ने एक मासूम सी बच्चे को जन्म दिया था जो मैं थी। उसने अपनी पत्नी को एडमिट करवा दिया। अस्पताल में उसके इलाज के खर्चे के लिए सारे पैसे भी भर दिए, मगर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़कर वो ना जाने कहाँ चला गया था। उसने अस्पताल की फाइल में जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी तो उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखवाया था और ना ही उसमें उसका कोई एड्रेस मौजूद था। बस जल्दबाजी में काउंटर पर पैसे जमा करने के बाद उसने अपनी पत्नी को एडमिट करवाया और डॉक्टर से कहा कि मैं अपने परिवार वालों को लेकर आता हूँ, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखना। मगर वो अस्पताल से ऐसा गया कि कभी वापस ही नहीं आया। न जाने वो इंसान कौन था। वो अपनी पत्नी को सता रहा था या फिर खुद वक्त का सताया हुआ था। उसकी कहानी के बारे में मासी को या किसी को भी किसी बारे में कुछ पता नहीं चल सका। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने जब बच्ची के नाल काटने के बाद नर्स की गोद में बच्ची दे दी, वो नर्स कोई और नहीं, वो मेरी मासी थी। मासी बच्ची को गोद में लेकर बाहर काफी देर तक बच्ची के पिता को आवाज लगाती रही, क्योंकि उसके नाम के अलावा अस्पताल में कोई भी उस बारे में कुछ नहीं जानता था। बच्ची ऑपरेशन से पैदा हुई थी, इसलिए माँ बेहोशी की हालत में थी। उससे इस समय कुछ भी पूछा नहीं जा सकता था। बच्ची मासी की गोद में बहुत देर तक रही। उन्होंने सारे अस्पताल में उस आदमी को ढूंढ लिया, मगर वो आदमी कहीं नहीं मिला था। इंतजार होने लगा कि कब इस बच्ची की माँ होश में आए और उससे उसके पति के बारे में पूछा जा सके, क्योंकि उस औरत के अलावा अस्पताल में उसका कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेचारी अकेले ही इस बच्ची को पैदा करने के बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। न जाने उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि भगवान ने उसकी बेटी इस दुनिया में लाने के बाद उससे उसकी सांसें ही छीन ली थी और वो बेचारी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये हादसा सब लोगों के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था कि एक अनजान पति पत्नी अस्पताल में आते हैं। पति अपनी पत्नी को एडमिट करवाने के बाद उसे छोड़कर चला जाता है और पत्नी बेटी को जन्म देने के बाद इस दुनिया से ही चली जाती है। ये एक अनजान लड़की की कहानी है और वो थी मैं, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका कि मेरे पिता कौन थे और मेरी माँ कौन थी। आखिर उनकी क्या मजबूरी रही थी कि वो दोनों इस अस्पताल में आने के बाद अपनी बेटी को दुनिया के हवाले छोड़कर चले गए। अस्पताल वाले काफी समय तक परेशान रहे थे। सारे सोच विचार करने के बाद अस्पताल में यही बात हुई कि ये बच्ची नर्मदा के हवाले कर दी जाए, वही इसकी परवरिश करेगी। नर्मदा वही औरत थी जिसे लोग अस्पताल की नर्स कह रहे थे और मैं जब बड़ी हुई तो मैंने उन्हें देखकर अपने मुंह से निकलने वाला पहला शब्द मासी कहा था। तब से ही मैं उन्हें मासी कहती हूँ। मासी के पास पहले से ही 2 बेटियां मौजूद थी। एक बेटी 5 साल की थी तो दूसरी 3 साल की थी
और फिर तीसरी मैं उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी, क्योंकि अस्पताल वालों ने उनसे कहा था कि तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और इसकी परवरिश करो। मासी मेरी परवरिश करने से घबराई थी, क्योंकि वो तो खुद एक मामूली सी नर्स थी और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती थी। उनका पति तो हरामखोर था, कोई काम नहीं करता था, बस हमेशा शराब और जुए में ही पैसे उड़ाया करता था। मासी ने कहा था कि इस बच्ची को किसी ऐसे माता पिता के हवाले कर देते हैं जो बे औलाद हों, जिन्हें बच्चे की ज़रूरत हो। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर ने मासी को समझाया कि अगर बच्ची का पिता इसे लेने आ गया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। उसकी बेटी गायब करने या फिर किसी दूसरे कपल को देने से इस बच्ची का पिता हम पर केस भी कर सकता है, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। अगर इसका पिता आ जाता है तो हम उसकी बेटी को उसे वापस कर देंगे। मासी के लिए तो अपना गुजारा करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब अस्पताल वालों ने एक ये बच्ची भी थमा दी थी जो कि बहुत मासूम थी और बचपन से ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अस्पताल वालों ने उसे तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम अगर इस बच्चे की जिम्मेदारी लेती हो तो अस्पताल तुम्हारी सैलरी डबल करता है, क्योंकि ये अस्पताल बहुत बड़ा था। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते थे और इस अस्पताल में हर तरह के डॉक्टर बैठते थे। अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी कहा था कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, इसका जो भी खर्च होगा हम तुम्हें हर महीने दिया करेंगे। तुम इसे अपनी सैलरी समझ लेना और तुम्हें यहाँ नौकरी करने आने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मासी के लिए यही बहुत था कि अस्पताल वाले उन्हें बिना नौकरी किए ही सारी जिंदगी इस बच्चे की वजह से उसकी सैलरी देने के लिए तैयार थे और फिर सैलरी भी डबल हो गई थी। मासी के लिए सबसे अच्छी बात और क्या हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी खुद ले ली और फिर इस तरह मासी मुझे अपने घर लेकर आ गई थी। जब मैं 1 साल की हुई तो मासी की एक और बेटी हुई थी। मासी को उनका पति बस यही बात कहता था कि हमारे घर में बेटियों की कमी थी कि तुम इसे भी लेकर आ गई हो, और तो और तुमने एक और बेटी को जन्म दे दिया। इस तरह से हमारे पास 4 बेटियां हो गईं। मासी जैसे तैसे अपनी 4 बेटियों की परवरिश कर रही थी, मगर साथ ही साथ उसके दिल में बेटे की ख्वाहिश भी रहती थी। और फिर भगवान ने उसे 2 साल बाद एक बेटा दे दिया और फिर 1 साल बाद एक बेटा और दे दिया। इस तरह मासी के पास 6 बच्चे हो गए थे। मासी का सबसे छोटा बेटा जब 2 साल का हुआ तो मासी का पति उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था, इसलिए उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। मासी को वैसे भी अपने पति से कोई दिली लगाव नहीं था, वो तो बस अपने पति की सुहागन थी। वैसे भी उनके पति कोई कामकाज तो करता नहीं था। मेरी परवरिश का खर्चा अस्पताल वालों ने काफ़ी समय तक मासी को दिया था और जब मैं बड़ी हुई तो मासी की दोनों बेटियां जो मुझसे पहले ही बड़ी थी वो भी अच्छी खासी जवान हो गई, तो अस्पताल वालों ने मेरे हिस्से का खर्चा देना मासी को बंद कर दिया था। उनका कहना था कि अब बच्ची काफ़ी बड़ी हो गई है, वो चाहे तो कोई नौकरी भी कर सकती है। मेरी पूरी कहानी मासी ने मुझे बचपन में ही बता दी थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था। हालांकि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने बच्चों के सामने मेरे साथ भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने जिस स्कूल में एडमिशन अपने बच्चों का करवाया हुआ था उस स्कूल में ही मैं भी जाती थी। जो खाना वो अपने बच्चों को दिया करती थी वही मुझे भी देती थी। हाँ, बस फ़र्क इतना था कि मासी ने मुझे गृहस्थी में ज़्यादा डाल दिया था। उनकी दोनों बेटियां जो मुझसे बड़ी थीं वो घर का कोई काम नहीं करती थीं, उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होता था, जबकि मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ घर के कामकाज भी करने होते थे। 3 छोटे बहन भाई अभी काफ़ी छोटे थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। धीरे धीरे हम सब जवान हो गए। मासी की बड़ी बेटी ने टीचिंग करना शुरू कर दी थी, जबकि छोटी बेटी ने भी कुछ समय बाद उसी स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दी। इसी तरह दोनों बेटियां पैसा कमाकर ला रही थी और घर का गुजारा हो रहा था, जबकि तीनों छोटे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे। मासी की दोनों बड़ी बेटियां नीलम और श्वेता मासी से कहती थी कि निधि को भी किसी नौकरी पर डाल दो, लेकिन मासी कहती थी कि अगर मैंने इसे नौकरी पर डाल दिया तो घर का कामकाज कौन करेगा, इस उम्र में मुझसे तो घर के काम नहीं होते। मैं भी खुशी खुशी मासी से कहती थी कि मासी, तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कोई नौकरी करूँ। मासी कहने लगी कि नहीं नहीं, तू घर में रह, तुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर मेरी सेवा कर, यही तेरी जिम्मेदारी है, और अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रख। मैंने हमेशा मासी के हर फैसले का मान रखा था। मैं उनका बहुत कहना मानती थी। मासी ने हमेशा माँ बनकर मेरी परवरिश जो की थी, इसलिए मैं उन्हें अपनी माँ समान मानती थी और उनके बच्चों को मैंने अपने बहन भाई समझा था।
जिंदगी इसी तरह से एक सीधी सी राह पर चल रही थी। मासी अब बीमार रहने लगी थी, इसलिए ज्यादा समय घर में ही रहकर गुजारती थी। जब मैं घर में रहते हुए घर का सारा काम करती, सारे भाई बहन का भी बहुत ख्याल रखती थी। वो दोनों बहनें जॉब पर जाती थी, तो घर आने के बाद वो बहुत थक जाती थीं। काफी देर तक मैं उन दोनों की टांगें दबाया करती थी। मुझे उनकी टांगें दबाने में या उनका कोई भी काम करने में कोई एतराज नहीं होता था। लोग कहते थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जबकि मेरी मासी की तीनों ही बेटियां एक मामूली सी शक्ल की थीं। मासी अब अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया। फिर एक दिन उनकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल ही गया था। लड़के वाले गरीब थे, मगर इज्जतदार लोग थे। मेहनत की कमाई से अपना गुजारा किया करते थे। इस तरह मासी की सबसे बड़ी बेटी नीलम की शादी हो गई थी। फिर 4 साल और इसी तरह से गुजर गए। मेरी उम्र भी अब 20 साल हो गई थी। इंटर करने के बाद मासी ने मुझे घर बिठा लिया था। कहती थी कि तेरे लिए इतना ही पढ़ना बहुत है, आगे तुझे पढ़ लिख कर आखिर करना ही क्या है, तुझे भी अपनी बहनों की तरह गृहस्थी ही तो संभालनी है। मुझे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था। मासी के कहने के मुताबिक इंटर कंप्लीट होते ही मैं घर में बैठ गई थी और फिर कुछ महीनों बाद मासी की छोटी बेटी का भी रिश्ता एक गरीब परिवार से आया था। मासी चाहती थी कि उनकी एक बेटी तो गरीब परिवार में जा चुकी है, लेकिन दूसरी बेटी की शादी तो अच्छे परिवार में होनी चाहिए। हालांकि उनकी दोनों ही बेटियां पढ़ी लिखी थीं और नौकरी करती थीं, मगर उनके भाग्य जहां जुड़े हुए थे वहीं उनकी शादी होनी थी। श्वेता की शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पर उनके पास अपने मकान के अलावा और कुछ भी नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वो उसे बहुत खुश रखता था, प्यार करता था और मेहनत से पैसा कमाता था। मगर श्वेता का कहना था कि उसे ससुराल में बड़े हिसाब से चलना पड़ता है। अब इस घर में सबसे बड़ी मैं रह गई थी। छोटे भाई भी इस काबिल हो गए थे कि मासी ने उन्हें एक फैक्ट्री में सामान की पैकिंग करने के काम पर लगा दिया था। सुबह को स्कूल जाते थे और शाम को फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते थे। दोनों ही भाई थोड़े थोड़े पैसे लेकर आ रहे थे। हमारा घर काफी बड़ा था। ऊपर वाले पोर्शन में मासी ने अपने पति के मरने के बाद किराएदार डाल दिए थे, जिनका किराया भी हमारे पास आता था। ऊपर 2 कमरे थे और दोनों कमरों का किराया मिलाकर अच्छा खासा आता था। इतना था कि हमारा गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। अब मैं घर की सबसे बड़ी रह गई थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी मुझ पर और ज्यादा बढ़ गई थी। अब मासी पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी थी। उनकी टांगों में बहुत दर्द होता था, ज्यादा चला भी नहीं जाता था। पहले तो मासी खाना बनाने के लिए सब्जी, दूध या जो भी सामान होता था वो मुझे लाकर दे दिया करती थी और मैं घर के कामों में बिजी रहती थी। मगर अब मुझ पर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मासी के टांगों में दर्द के कारण मुझे ही बाजार से सारा सामान लाना होता था, क्योंकि मासी तो वो अपने बिस्तर से ज्यादा नहीं उठती थी। मैं उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया करती थी। पहले तो मैं कभी कभी घर से बाहर निकलती थी, मगर अब मेरे लिए घर से हर रोज निकलना हो रहा था, क्योंकि घर में कोई ऐसा भी नहीं था कि मुझे राशन का सामान लाकर दे दे। छोटी बहन पायल ज्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, जबकि दोनों भाइयों को भी इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि वो मेरा कोई काम कर दें। इसीलिए मैं खुद ही घर से सामान खरीदने के लिए निकल जाती थी। मासी को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं होता था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं सामान लेकर नहीं आऊंगी तो फिर घर में खाना कैसे बनेगा। एक दिन मैं राशन की दुकान से राशन का सामान खरीदने के लिए गई थी। ये दुकान शायद अभी अभी नई खुली थी, क्योंकि इससे पहले यहाँ मैंने ये दुकान नहीं देखी थी। इस दुकान का दुकानदार एक जवान लड़का था। मैंने उससे कहा कि मुझे 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी दे दो। सामान खरीदने के बाद मैंने उसे पैसे दे दिए थे, मगर मैं नोटिस कर रही थी कि वो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी नजरें मुझे खुद पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। मैं खामोशी से अपने घर आ गई थी। अगले दिन फिर से मुझे दुकान पर कपड़े धोने का सर्फ और नहाने के साबुन लेने जाना पड़ा था। वो लड़का फिर से मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। न जाने वो मुझ में ऐसा क्या नोटिस करता था, मगर अब ऐसा हर बार होने लगा था। मैं जब भी उसकी दुकान पर सामान लेने जाती तो वो मुझे ध्यान से देखता, और अब की बार तो वो मुझे देख देख कर मुस्कुराने भी लगा था। शायद वो मुझे अकेली लड़की समझकर मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसकी नजरें खुद पर अच्छी नहीं लगती थीं, इसलिए मैंने उसकी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान से सामान खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे जब मुझे अर्जेंट में चावल खरीदने थे, और हमारे मोहल्ले में ये 2 ही दुकान थी। बाकी दुकानें बहुत दूर जाकर थीं। घर में चावल खत्म हो गए थे।
मैं जब चावल लेने दुकान पर गई तो आज वो दुकान बंद थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे मजबूरन इसी लड़के की दुकान से चावल खरीदने पड़ गए। मैं जब चावल लेने उसके पास गई तो वो मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। पहले तो वो काफी देर तक मुस्कुराता रहा और कहने लगा कि अभी देता हूँ मैडम, आप साइड में खड़ी हो जाओ। पहले वो बाकी के कस्टमर को निपटा रहा था। जैसे ही आगे खड़े हुए कस्टमर अपना सामान लेने के बाद दुकान से निकल गए तो उसने मुझसे कहा कि आप इतने दिनों के बाद मेरी दुकान से सामान लेने आई हो, क्या आप कहीं गई हुई थी? मैंने कहा लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? सामान दो और पैसे लो, बस आपका इतना ही काम है। वो कहने लगा, अरे आप तो नाराज हो रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा तो फिर मैं आपका क्या मतलब समझूं? वो कहने लगा, पहले आप मेरे पास सामान लेने के लिए आती रहती थी ना, अब काफी दिनों से नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि कहीं आप बीमार तो नहीं पड़ गई या फिर आप कहीं पर चली तो नहीं गई। मैंने भी कह दिया कि तुम्हारी नजरें मुझे बहुत परेशान करती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी नजरों से बचने के लिए यहाँ आना ही बंद कर दिया और मैं दूसरी दुकान से सामान खरीद कर ले जाती हूँ। वो कहने लगा कि मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, प्लीज आप मेरी बात पर नाराज मत होना। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मैं इस दुकान पर दिन के 8 घंटे बैठता हूँ। भगवान का दिया हमारे घर में सब कुछ है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत बड़ा जर्नल स्टोर खोलूं, मगर अभी शुरुआत में पढ़ाई करने के बाद मैं अपने पापा की इस दुकान पर बैठ गया। लेकिन मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि कभी मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। आप ऐसी पहली लड़की हो जिसे देखते ही मैंने पसंद कर लिया था। आपको देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था। तभी तो मेरी नजरें आपको गौर गौर से देखती थी। मन करता है कि बस आपको देखता ही रहूं, मगर आपने मेरी दुकान पर आना बंद करके मेरा दिल तोड़ दिया। पहले तो काफी देर तक मैं उसकी बकवास सुनती रही और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे 2 किलो चावल तोल दो और उसके बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ पर आ गई और इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। वो समझ गया था कि मुझे उसकी बात का बुरा लग गया है। वो शर्मिंदा हो गया। उसने मुझे मेरा सामान दिया, पैसे लिए और फिर मैं उसकी दुकान से वापस आ गई थी। घर आने के बाद मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार उसका ख्याल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं उसकी बातें सच्ची थीं, मगर मैं ऐसे किसी लड़के पर भरोसा तो नहीं कर सकती थी। वो लड़का देखने में बहुत अच्छा था और शरीफ फैमिली का भी लगता था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए घर बैठे ही मेरे रिश्ते आने लगे थे। मेरे रिश्ते आते तो मासी साफ इनकार कर देती थी, जबकि अपनी बेटियों के रिश्ते उन्होंने जल्द से जल्द कर दिए थे और उनकी शादी करने के बाद उन्हें उनके घर का भी कर दिया था। मुझे भी शादी करने का ना तो अभी शौक था और ना ही किसी बात की जल्दी थी, लेकिन जो लोग हमारे घर मेरा रिश्ता लेकर आते थे वो मासी से यही कहते थे कि तुमने अपनी बेटियों की शादी इतनी जल्दी कर दी है, ये तुम्हारी अपनी सगी बेटी नहीं है, इसलिए तुम इसकी शादी में समय लगा रही हो। मगर याद रखना कि हर लड़की की शादी की एक उम्र होती है। निधि बहुत खूबसूरत है और उसकी अभी रिश्ते आने की ही उम्र चल रही है। रिश्ते की उम्र जब हाथ से निकल जाती है तो रिश्ते लगने में बड़ी दिक्कत होती है। मासी लोगों की इन बातों से बहुत तंग आ गई थी। उनका कहना था कि निधि, तुझे भी लगता होगा कि मैं तेरी शादी नहीं कर रही, लेकिन मुझे हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती है। तूने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अगर तू चली गई तो हमारा क्या होगा? तू घर के सारे कामकाज करती है और उसके साथ साथ किराएदारों का हिसाब किताब भी तो तू ही रखती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता। मैंने कहा, मासी आप परेशान मत हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा ऐसा कहने पर मासी खुश हो जाती थी। एक दिन घर में हंगामा कट गया था क्योंकि नीलम अपने पति के साथ हमारे घर पर आ गई थी और उसका कहना था कि वो अपने ससुराल में अब नहीं रहेगी। मासी ने पूछा कि आखिर ससुराल में ऐसा भी क्या हो गया, तो वो कहने लगी कि ससुराल में मुझे और मेरे पति को कोई इज्जत नहीं दी जाती, इसलिए मैं और मेरा पति घर छोड़कर आ गए। अब हम आपके साथ रहेंगे। ये बात सुनकर मेरी मासी के होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ यहाँ कैसे रह सकती हो? तुम जानती हो ना कि हम इस घर में कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। नीलम कहने लगी, घर तो काफी बड़ा है, मगर आपने किराएदारों के हवाले कर रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप किराएदार निकाल दो और ऊपर वाला पोर्शन मुझे दे दो। वैसे भी आप लोग नीचे रहते हो, ऊपर वाले पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। जो किराया आपको किराएदार से मिल रहा था, मैं वही किराया आपको दिया करूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर मासी एक पल के लिए खामोश तो हो गई थी, मगर फिर वो अपनी बेटी को इनकार नहीं कर सकी और फिर उन्होंने पुराने किराएदार को निकाल दिया और इस तरह ऊपर वाले पोर्शन में नीलम और उसका पति शिफ्ट हो गए।
वो लोग रहते ऊपर वाले पोर्शन में थे, मगर खाना हमारा ही खाया करते थे। नीलम का पति हरामखोर था, कोई कामकाज नहीं करता था और यही वजह थी कि 1 महीना हमारे घर में रहने के बाद भी नीलम ने अपने पति से कहकर हमें किराया नहीं दिया था। पहले जिन पैसों से हमारे घर का गुजारा हो रहा था, अब घर में तंगी भरे हालात पैदा होने लगे थे। मासी अपनी बेटी और दामाद से बहुत परेशान थी, मगर उन दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने दबे दबे शब्दों में अपनी बेटी से इतना तो जरूर कह दिया था कि अगर तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता तो तुम जिस तरह पहले नौकरी किया करती थी, इस तरह अभी भी करो और अपने घर को चला सकती हो। नीलम को अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा कि मेरे पति को ये बात पसंद नहीं कि उसकी पत्नी नौकरी करे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। घर के हालात बहुत खराब रहने लगे थे, क्योंकि छोटे भाई भी ज्यादा पैसे कमाकर नहीं लाते थे और अब जबकि वो दोनों बड़े हो रहे थे, इसलिए वो अपने पैसे अपने पास रखने लगे थे। आखिरकार जमाना ऐसा आ गया कि हर अकेले इंसान का खर्चा काफी होता है। वो दोनों अपना पर्सनल खर्चा खुद उठाने लगे थे। मासी ने पायल की पढ़ाई भी छुड़वा दी थी, क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे ही नहीं थे। घर के खराब हालात से जितनी मासी तंग थी, उतनी ही मैं भी परेशान थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मासी मुझसे बार बार कह रही थी कि घर का राशन खत्म हो गया है, निधि कुछ लाकर पकाकर खिला दे, बहुत तेज भूख लग रही है। दोनों बेटों से पैसे मांगे हैं, उन दोनों ने अपनी खाली जेब दिखा दी। तेरे पास थोड़े पैसे रखे हों तो कुछ बाजार से ला दे। मासी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पास जो जुड़े हुए पैसे रखे थे वो तो मैं पहले ही खर्च कर चुकी थी। घर के हालात तो काफी दिनों से खराब थे। मैं अपने जुड़े ही पैसों से सामान लेकर आ रही थी, लेकिन अब मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था। मासी ने मुझसे बड़ी उम्मीद से कहा था और उन्हें बहुत तेज भूख भी लगी हुई थी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं दुकान पर जाकर उधार थोड़ा सामान ले आती हूँ, 1-2 दिन में पैसे वापस कर दूंगी। मैं जैसे दूसरी वाली दुकान पर गई और मैंने उसे 1-2 राशन का सामान बताया, तो उसने मुझे उधार सामान देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम उधार नहीं देते, कृपया करके आपको पैसे ही लाकर हमसे सामान ले जाना होगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हार मानकर मैं इस लड़के की दुकान से सामान लेने गई। मैं जानती थी कि वो मुझे बड़ी आसानी से उधार सामान दे देगा। मैं उसके पास गई तो उसने मुझे देखते ही नजर झुका ली थी और फिर वो नजरें चुराकर मुझसे बात कर रहा था। कहने लगा, बताइए आपको क्या सामान दूं? मैंने कहा कि मुझे राशन का थोड़ा सा सामान चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे उधार सामान लेने के लिए आई हूँ, मुझे माफ करना। मैं 2-3 दिन बाद आपका उधार चुकता कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी दुकान में सामान लेना बंद कर दिया है, मगर मुझे ये भी पता है कि मजबूरी में आप मेरी मदद कर दोगे। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया और कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको अभी सामान दे देता हूँ। बताइए आपको क्या सामान लेना है। उसने मुझे सामान पैक करके दिया और कहने लगा कि आपको इस सामान के पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप ये मेरी तरफ से मदद समझकर रख लेना। सोच लेना कि मैंने आपकी मदद कर दी है और मैं इसके बदले आपसे पैसे नहीं लूंगा। वो मुस्कुराकर मुझसे ये बात कह रहा था। मैं उसकी दुकान से निकल आई थी और फिर मैंने घर आकर खाना बनाया, सबको खाना खिलाया तो सबके पेट भर गए थे। मासी ने कहा कि तेरा बहुत शुक्रिया निधि बेटा, तू कहाँ से लेकर आई है ये सामान। फिर मैंने उनको पूरी बात बताई तो मासी कहने लगी कि नहीं बेटा, हमें किसी का एहसान नहीं लेना। 1-2 दिन बाद जब पैसे आ जाएंगे तो उसे पैसे दे आना। मैंने कहा मासी, लेकिन 1-2 दिन बाद पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो पैसे आने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। किराए के पैसे भी नहीं आते, दोनों भाई भी पैसे लेकर नहीं आते, तो मैं उसे कहाँ से पैसे दूंगी। मासी कहने लगी, हाँ ये बात भी तू सही कह रही है, चल भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चाहती तो मैं भी यही थी कि मैं उस लड़की के पैसे वापस कर दूं। 2 दिन गुजरे थे जब हमारे घर हमारा पुराना किराएदार आया और ईमानदारी से उसने हमें हमारे 3 महीने का किराया दे दिया। उसने कहा कि जब मैं यहाँ से गया था तो आपके ऊपर 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ था, अब हमें दूसरा घर मिल गया है तो सोचा कि आपके पैसे आपको वापस कर देता हूँ। मासी उस आदमी की ईमानदारी पर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो हमारे घर में काफी लंबे समय से अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। मासी ने मुझे दुकान वाले लड़के को पैसे देने के लिए पैसे दे दिए और कहा कि निधि उससे सामान भी खरीदती लाना और उसे उसके पैसे भी वापस कर देना। कहना अगर हमें आगे कभी उधार सामान खरीदने की जरूरत पड़ी
तो हम आपसे ही खरीद लिया करेंगे। और हाँ, इसी दुकान वाले से हमेशा सामान लेकर आया कर और किसी के पास मत जाना, क्योंकि जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे हमेशा उसी के पीछे जाना चाहिए। मैं मासी से पैसे लेकर उस दुकान वाले लड़के को पैसे देने गई तो उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पैसे रख लीजिए, मगर वो फिर भी इनकार करता रहा। लेकिन मैं जोर जबरदस्ती करके उसे पैसे दे ही रही थी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपके कहने से पैसे ले लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, कौन सी शर्त है? तो वो कहने लगा कि आप मेरी ही दुकान से सामान खरीदने आया करेंगी, दूसरी वाली दुकान से सामान नहीं खरीदोगी। उसकी बात सुनकर मुझे एक लम्हे के लिए झटका लगा था कि न जाने वो ऐसी बातें क्यों कह रहा था। फिर मजबूरन मुझे सब कुछ सोच विचार करते हुए उसकी शर्त माननी पड़ गई थी और फिर मैं उसी की दुकान पर जाकर सामान खरीदने लगी थी। अब धीरे धीरे मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि जब भी मैं उससे सामान खरीदने के लिए जाती थी तो वो बड़ी हंसी मजाक की बातें करता था और इस तरह हम दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं होते तो वो मुझे उधार सामान दे दिया करता था और बदले में पैसे मांगने की डिमांड भी नहीं करता था। जब मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे दिया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, शायद वो मुझे चाहने लगा था। इसी तरह एक दिन उसने सामान मेरे हाथ में थमाते समय मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे छुड़ाया तो वो मुझसे कहने लगा कि मेरी इस हरकत पर नाराज मत होना, मुझे अपने घर के बारे में बताओ। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी किसी और से हो। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेलकर तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें सारे रस्मों रिवाज के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था और मैं उसे फटी फटी नजरों से देखने लगी थी। मैंने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मगर कभी जबान से नहीं कहती। ये बात हकीकत थी कि दिल ही दिल में मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। उसने मुझसे कोई फालतू बात ना करके डायरेक्टली शादी की बात की थी। उसने कहा था कि मैं अपने परिवार वालों को लेकर कल ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरे पापा के गांव में काफी सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं, इसलिए शहर के लाइफस्टाइल के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें कभी भी जिंदगी में परेशानी नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। फिर मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा तो तुम अपनी मासी के साथ रहती हो, तो ठीक है, मैं अपने घर वालों को तुम्हारी मासी से ही मिलाने के लिए तुम्हारे घर ले आता हूँ, फिर वो तुम्हारी मासी से रिश्ते की बात कर लेंगे। मैं उसकी बात सुनकर शर्मा गई थी और मैंने उससे कहा था कि कल मैं तुम्हारे घर वालों का इंतजार करूंगी। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, अब हमारी कल ही मुलाकात होगी। मैं बहुत खुश थी और घर वापस आ गई थी। आज मुझे इतना खुश देखकर मासी और पायल कह रही थी कि आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी नसीब हो गई जो इतनी खुश नजर आ रही हो। मैंने कहा, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया को स्पेशली मेरे लिए ही बनाया गया है। मासी कहने लगी कि भगवान करे तेरी खुशी हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। आखिर मासी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए छोटी छोटी बात पर हमेशा मुझे दुआएं देती रहती थी। मेरी मासी की दुआओं का ही तो नतीजा था कि मेरा सामना एक इतना प्यार करने वाले लड़के से हुआ था कि वो इधर उधर की बातें ना करके, मेरा फायदा ना उठाकर डायरेक्ट मुझसे शादी करने वाला था। और फिर ऐसा ही हुआ था। अगले दिन उस लड़के के माता पिता हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ गए थे। मासी हालांकि इस रिश्ते के आने से बहुत ज्यादा चौंक गई थी। लड़के वालों ने बता दिया था कि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की पसंद की लड़की चाहिए। उन्हें तो दहेज भी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी हो जाने के बाद वो अपनी बहू को घर ले जाएं। मासी रोहन को भी बड़ी गौर गौर से देख रही थी। लड़की की माँ इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी और कह रही थी कि बहन, इस रिश्ते से इनकार मत करना, आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है, हम आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। मासी कहने लगी, लेकिन मैं निधि की अभी शादी नहीं करना चाहती। रोहन मासी से कहने लगा, आंटी तो फिर आप कब उसकी शादी करना चाहती हैं? हम तभी बारात लेकर आ जाएंगे।
मासी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो ये लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे, दूसरा ये कि इनकार करने की उनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। फिर मासी कहने लगी कि मैं सारी जांच पड़ताल करना चाहती हूँ और सोच विचार भी करूंगी, उसके बाद ही आपको जवाब दूंगी। रोहन के माता पिता कहने लगे कि हाँ, हम आपको इतना समय देते हैं कि आप हमारे घर पर आए, हमारे घर को देखें। अपनी तरफ से तो वो इस रिश्ते से हाँ कर गए थे। मासी समझ गई थी कि मैं क्यों इतनी खुश हो रही थी। मासी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरी खुशी की खातिर मासी नीलम और पायल को लेकर अगले दिन रोहन के घर चली गई थी। वहां से आने के बाद मासी तो बिल्कुल खामोश हो गई थी, मगर नीलम और पायल बहुत खुश नजर आ रही थी। वो दोनों कहने लगी, निधि तू तो बड़ी खुशनसीब लड़की निकली। जिस घर से तेरा रिश्ता आया है उस लड़के का घर बहुत बड़ा है और सुना है कि उसका सपना है कि वो शहर में सबसे बड़ा जनरल स्टोर खोलने वाला है। अभी तो छोटी सी ही दुकान में है, लेकिन शादी के बाद वो अपने सपने को पूरा कर लेगा। इतना बड़ा घर में हर चीज की फैसिलिटी, लड़का इतना स्मार्ट और पढ़ा लिखा, लड़के के पिता की अपनी जनरल स्टोर की दुकान है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तू तो वहाँ पर ऐश करेगी निधि। वो लोग मुझे मेरी होने वाली ससुराल की खूबियां बता रही थी। मैं बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे पूरी तरह से रोहन से प्यार हो गया था। मैं दिल ही दिल में इतनी खुश हो रही थी कि जैसे मेरी शादी किसी शहजादे से हो रही है। सब कुछ ठीक था, मगर मुझे मासी खुश नहीं लग रही थी। मैंने मासी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करके आई हूँ। तुझे मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी खुशी की खातिर रिश्ता तय कर दिया। मेरे दिल को सुकून मिल गया था और अब मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी शादी में 1 महीना रह गया था। मासी मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी। हालांकि रोहन के घर वालों को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन मासी चाहती थी कि मेरी शादी सिंपल तरीके से ना हो। वो बारात वालों के लिए अच्छा स्वागत करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी का फंक्शन शादी हॉल से रखा था। मेरी शादी वाले दिन मासी ने अपने हाथ से चावल की खीर बनाई थी। वो जानती थी कि मुझे खीर कितनी पसंद है। वैसे तो वो घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज मेरी बेटी विदा होने जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए अपने हाथों से उसकी पसंद की खीर बनाऊं। लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मासी मुझे घर पर ही खीर खिला रही थी, जबकि हमारा शादी हॉल में जाने का समय निकला जा रहा था। मैंने खीर नहीं खाई और मासी से इनकार कर दिया कि मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। जब मुझे भूख लगेगी तब खा लूंगी। तो वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं ये अपने पर्स में रख लेती हूँ, विदाई से पहले जरूर खा लेना। फिर जब हम लोग शादी हॉल चले गए तो मैं खीर वाली बात को पूरी तरह से भूल गई थी। मेरी शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, अब सिर्फ मेरी विदाई होनी रह गई थी। मासी ने मुझे कमरे में चलने के लिए कहा। कहने लगी, अभी हम थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म करेंगे। वो जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर ले गई और कहने लगी कि मैंने तेरे लिए इतने प्यार से खीर बनाई है और तू इस खीर को नहीं खा रही। मैंने कहा, मासी मेरा मन होता तो मैं जरूर खा लेती। अच्छा ठीक है, आप नाराज नहीं हो, आपने बहुत प्यार से बनाई है, मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी खीर खा ली थी और फिर विदाई की रस्म होने के बाद मैं अपनी ससुराल आ चुकी थी। ससुराल आने के बाद मेरे सास ससुर ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था। घर फूलों से सजा हुआ था। मेरी ससुराल का घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ससुराल का घर बहुत बड़ा था और घर इतना खूबसूरत बना हुआ था कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर कुछ रस्में ससुराल में भी हुई। उसके बाद मुझे अपने पति के कमरे में ले जाया गया था। मैं दुल्हन बनी अपने पति के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। मैं अभी बैठी हुई थी कि अचानक मेरा दिल घबराने लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत तेज उल्टी आ रही है, लेकिन मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा पति कमरे के अंदर आया और मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। उसने मुझे मुंह दिखाई दी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो नोटिस कर रहा था कि मैं कुछ अनकंफर्टेबल हूँ। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन मेरा जी मचल रहा था और मन कर रहा था कि मैं उल्टी कर दूं, मगर मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी। अचानक मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई। मेरे मुंह से झाग निकलने लगे और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ। शायद मुझे काफी लंबे समय बाद होश आया था। जैसे ही आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नर्स खड़ी थी।
नर्स ने मुझे जैसे ही होश में आते हुए देखा तो वो डॉक्टर को बुलाकर ले आई और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। डॉक्टर कहने लगे कि आपके परिवार वाले बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पुलिस वाले आपका बयान लेना चाहते हैं। मैं पुलिस का नाम सुनकर चौंक गई। 2 पुलिस वाले कमरे के अंदर आए और मेरा बयान लेने लगे। कहने लगे कि आपको जहर दिया गया था। क्या आप बता सकती हैं कि आपको जहर किसने दिया था? लोग आपके पति पर शक कर रहे हैं कि आपके ससुराल वाले या फिर आपके पति ने आपको मारने की साजिश की थी। आपको जहर दिया गया था ताकि आप इस दुनिया से चली जाएं। मैं पुलिस वालों की बातें सुनकर चौंक गई थी। पुलिस वालों को डॉक्टर ने ही बुलाया था। जब डॉक्टर को पता चला कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, इसलिए उन्होंने इसका पुलिस केस बना दिया और पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गई। पुलिस की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि मुझे जहर दिया गया था, मगर मुझे जहर कौन दे सकता था? मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि शादी वाले दिन आखिरी समय पर मैंने वो खीर खाई थी जो मुझे मासी ने खिलाई थी। इसका मतलब ये था कि मासी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, मुझे कुछ याद नहीं आया। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपनी गवाही में कुछ नहीं कहना चाहती। पुलिस वालों ने कहा कि अगर आपको किसी पर शक है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा कि मुझे किसी पर शक नहीं है, आप लोग मेरे केस को प्लीज बंद कर दीजिए। पुलिस वाले मेरी बात सुनकर वहां से जा चुके थे और फिर धीरे धीरे मैं रिकवर होने लगी थी। मेरे घर वाले मेरे पास कमरे में आए। सबको देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। मासी मेरे सास ससुर से लड़ रही थी, कह रही थी कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने शादी की रात हमारी बेटी को मारने की कोशिश की, भगवान की कृपा से हमारी बेटी बच गई। रोहन कहने लगा कि नहीं नहीं निधि, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना, तुम्हारे साथ तो मेरी ज्यादा बात भी नहीं हुई थी और तुम बेहोश हो गई। फिर मेरी सास मासी से बहस करने लगी और कहने लगी, हम इतने शौक से अपनी बहू को अपने घर लेकर आए थे, तो फिर उसे जहर देकर मारने की कोशिश क्यों करेंगे? वो सब लोग आपस में बहस कर रहे थे जब मैंने कहा कि शांत हो जाइए आप लोग, मैं जानती हूँ कि मुझे जहर किसने दिया है। मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए थे और मासी भी मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। मैंने मासी से कहा, मासी, सारी जिंदगी आपने मेरी परवरिश की, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर आपने मुझे खीर में जहर क्यों मिला कर दिया? क्योंकि डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे कि आखिरी समय में तुमने क्या खाया था, तो मुझे याद आया कि आखिरी समय में मैंने आपके हाथ की बनी हुई खीर खाई थी। इसका मतलब यही था कि आपकी ही खीर में कुछ ऐसा था जिसने मुझे गंभीर कर दिया। मासी मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कहने लगी कि नहीं नहीं निधि, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बेटा? मैंने कहा, मासी, अब आप मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर मुझसे ऐसी भी कौन सी गलती हो गई? मेरी बात सुनकर मासी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मासी कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने ही तुम्हें खीर में जहर मिलाकर दिया था। दरअसल घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, फिर भी उनकी शादी गरीब परिवार में हुई, लेकिन तुम्हारे लिए तो घर बैठे एक अच्छा सा रिश्ता आ गया और मैं तुम्हारी शादी अभी करना भी नहीं चाहती थी। ये लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए मुझसे बहुत जिद कर रहे थे। मैं अकेले तो घर के हालातों से नहीं लड़ सकती थी, तुम मेरे सुख दुख के साथी थी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती थी। मगर फिर क्या करूं, ये लड़का तुमसे प्यार करता था, इसलिए अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए हमारे घर रिश्ता ले आया। तुम तो जैसे तैसे मुझे खाना बनाकर खिला दिया करती थी, मगर मैंने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद हम लोग भूखे मरेंगे। मैंने सोचा तुम्हारे ससुराल वाले तो अमीर लोग हैं, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें खीर में जहर मिलाकर दे दूं। तुम शादी होने के बाद जब अपने ससुराल जाओ और फिर तुम्हारी मौत हो जाए, तो मैं इन लोगों पर आरोप लगाऊंगी कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मारा है और बदले में इनसे 70-80 लाख रुपए बटोर लूंगी, जिससे मेरी जिंदगी आने वाले समय तक के लिए आसान हो जाएगी। मैंने सोचा जब मैं इन लोगों पर आरोप लगाऊंगी तो ये लोग मजबूर होकर मुझे पैसे दे देंगे और तुम भी इस दुनिया से चली जाओगी, जो किसी को सच नहीं बता पाओगी। मेरे दिल में पैसों का लालच आ गया था, मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया। लेकिन जब तुम्हें अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने इस बात का पता लगा लिया कि तुम्हें जहर दिया गया था और डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है। डॉक्टर ने जबरदस्ती पुलिस को बुला लिया और कहा कि नई नवेली दुल्हन को आप लोगों ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। या तो लड़की के मायके वालों ने उसे मारा है या फिर ससुराल वालों ने। अब बात क्या है ये तो पुलिस ही पता लगाएगी।
डॉक्टर ने जैसे तैसे तुम्हें बचा लिया और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। मुझे माफ कर दो निधि, मैं कुछ टाइम के लिए मतलबी हो गई थी। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी आने वाली जिंदगी आसान गुजर जाए। अभी मेरे 3 बच्चे और हैं। उन्हें सारी जिंदगी तुमने पाल पोस कर बड़ा किया। कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा ना समझा, मगर आज हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना पड़ा। मासी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मासी आपको क्या लगता है कि मैंने अगर खुशी खुशी ये शादी की है तो मैं अपनी ससुराल में आपको छोड़कर खुश रहूंगी? मैंने सोच लिया था कि मैं रोहन से कहूंगी कि वो मुझे जॉब करवा दे। मैं उसके घर को संभालने के साथ साथ जॉब भी करूंगी और जॉब के जितने भी पैसे होंगे वो आपको दिया करूंगी। मैं नहीं जानती क्या कि आपके घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। मासी कहने लगी कि मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। मासी ने मेरे सास ससुर और मेरे पति से भी माफी मांगी थी। मासी ने कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सजा यही है कि मैं अकेली रहूं, क्योंकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। अपनी इतनी प्यारी बेटी को मारने की कोशिश की जो मेरी सगी बेटियों से भी बढ़कर है मेरे लिए। कुछ दिनों बाद मैं डिस्चार्ज होकर अपने ससुराल आ गई थी। मैंने मासी की तरफ से अपने सास ससुर और अपने पति से माफी मांगी थी। मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं मासी को हर महीने पैसे भिजवाया करूंगा। इस तरह मेरे पति ने हर महीने मेरी मासी को उनके घर पैसे भिजवाए, जिससे उनका गुजारा आसानी से होने लगा। और फिर भगवान की कृपा से एक दिन मेरे पति ने अपनी मेहनत और कामयाबी से शहर में अपना सबसे बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया, जिस पर लोग सामान खरीदने आते, और इस तरह मेरे पति का नाम भी फेमस हो गया था। मेरे पति के शहर में अपनी एक पहचान बन गई थी। अपने माता पिता का नाम रोशन किया था और अपने सपने को भी पूरा किया था। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा पति जिस तरह अपने परिवार वालों को समझता है, उसी तरह मेरी ही खातिर मेरे परिवार वालों को भी समझ रहा है। मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान इसी तरह से मेरे पति को सलामत रखे। मैंने पुलिस वालों को सच इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासी जेल की सलाखों के पीछे जाए। सारी जिंदगी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए थे। इतनी सी बात पर मैं उनसे मुंह तो नहीं फेर सकती थी ना। अब सब कुछ ठीक हो गया। इस बात को काफी समय गुजर गया। मासी के दोनों बेटे जवान हो गए, जबकि मेरे पति ने पायल के लिए भी अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी भी शादी करवा दी। और मासी के दोनों बेटे अब मेहनत की कमाई लाकर मासी को देते हैं और इस तरह वो अपने घर को चला रही है, जबकि नीलम भी अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा चुकी है। मासी ने दोबारा से ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया। अब मासी भी अपने घर में खुश रहती है और मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।